नमस्कार मित्रों, जीएस ह्यूमर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा आप जानते हैं, जीएस ह्यूमर पर हम अपना जनरल स्टडीज़ के जो सब्जेक्ट हैं उनका रैपिड रिवीजन सीरीज़ को हमने शुरू करा है। और इस सीरीज़ में हमने देखा है कि हमारा जो पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत है उसको हमने सबसे पहले शुरू करा है और हम 2 चैप्टर्स को अपने कंप्लीट कर चुके हैं। जिनमें हम बात करें, 3 चैप्टर भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उसमें। अगर हम हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड कर चुके हैं, फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख चुके हैं और संविधान का निर्माण वो भी देख चुके हैं। आज हमारा चौथा चैप्टर होने वाला है। चैप्टर का नाम है प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसके बारे में। तो जैसा आप जानते हैं, मैं आपको पहले भी इस बारे में ब्रीफ कर चुका हूँ। ये जो हमारा जो क्लासेस होने वाले हैं या फिर ये जो हमारी ये सारी चीजें होने वाली हैं, इनको कवर करने वाले हैं हम। ये जो आपको मटेरियल दिख रहा है आपके स्क्रीन पे या फिर जो भी मटेरियल मैं यूज करता हूँ, ये मैंने खुद एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उससे सीरीज ये जो पूरी कंप्लीट बनाई है। सारे सिनॉप्सिस और या फिर आप इनको शॉर्ट नोट्स या फिर लक्ष्मीकांत की समरी बोल सकते हैं। इसका फायदा आपको ये होगा कि आप बहुत ही रैपिडली और बहुत ही जल्द से जल्द अपना जो हमारा पूरा जो पॉलिटी है, जो कि अपने आप में एक बहुत बल्कि बुक है, उस बल्कि बुक को आप बहुत इजीली और बहुत जल्दी से बहुत अच्छे तरीके से एक कंपाइल वे में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इवन ये जो नोट्स होंगे आपके एग्जाम से पहले आपको बहुत हेल्प करने वाले होंगे बहुत रैपिड रिवीजन करने में। जैसे मान लीजिए 1 वीक बचा एग्जाम का है, फिर बहुत नियर बाई आपको रिवीजन करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि 700-800 पेज की लक्ष्मीकांत को आप बहुत जल्द से जल्द रिवाइज कर पाए। वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। लेकिन जब इन नोट्स की आप बात करेंगे तो विद अन अ सिंगल डे आप सिर्फ एक दिन में पूरे लक्ष्मीकांत को रिवाइज कर सकते हैं इनके द्वारा। ठीक है, और ये एक बहुत लंबे प्रोसेस के द्वारा ये नोट्स बने थे। ये मैंने खुद बनाए, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए भी इनको प्रोवाइड कराऊं। तो बिना किसी देरी करे हुए हम अपने चैप्टर को शुरू करेंगे। नाम है हमारा प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, आपने जीएस ह्यूमर को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जरूर कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री मटेरियल्स, बहुत सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होने वाली हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग इसको जरूर से जरूर पढ़ें। बात करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रस्तावना की। ठीक है, आज जैसा लिखा हुआ है, यानी कि प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रस्तावना के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली ये होता क्या है। अगर प्रस्तावना के बारे में बात करें तो मान लीजिए एक पूरा बल्कि हमारा भारतीय संविधान है, और उस भारतीय संविधान के एक इंट्रोडक्शन के रूप में, एक परिचय के रूप में, है ना, और एक उसकी जो हम बोल सकते हैं, एक उसका जो हम भूमिका भी बोल सकते हैं इसको। तो परिचय और भूमिका भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, मतलब आप इसको पूरे संविधान की समरी भी बोल सकते हैं। हमारे पूरे भारतीय संविधान की जो समरी है वो इस प्रस्तावना में छुपी हुई है, यानी कि पूरा जो फिलोसफी है वो भी इसमें छुपी हुई है, यानी कि जो संविधान का दर्शन है कि पूरे हमारे जो इतना लेंथी जो हमारा संविधान है उसमें क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, क्या सरकार के उद्देश्य होंगे, क्या राज्य की अवधारणा होगी, कौन कौन से वैल्यूज हमारे होंगे, कौन कौन सी सारी चीजें होंगी, वो डिटेल में सारी चीजों को क्रिस्प करके हमारा जो मूल भाव है पूरे भारतीय संविधान का, वो प्रस्तावना के अंदर ही बता दिया गया है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ध्यान रखेंगे, एक हमारे पूरे भारतीय संविधान की एक अपने आप में समरी है, एक फिलोसफी है, एक परिचय है, एक भूमिका है, भारत जो प्रस्तावना है हमारी संविधान की। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से एक ये फैक्ट आता है कि सबसे पहले इसे यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के संविधान में इसको सबसे पहले शामिल कराया जाता है प्रस्तावना को, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो प्रस्तावना थी, मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि ये जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव होता है, जब हम संविधान सभा की कर रहे थे तो मैंने आपको संविधान सभा की बैठकों के मीटिंग्स के बारे में बताया था। मैंने वहां पर आपको बताया था कि जो 13 दिसंबर को जो मीटिंग होती है उस पर नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव है उसको पेश करा जाता है। और वो जो उद्देश्य प्रस्ताव होता है वो हमारी प्रस्तावना का एक बैकग्राउंड के रूप में काम कर रहा होता है। और यानी कि उसी में ये सारी चीजें जो प्रस्तावना में ये वहां पर अवेलेबल हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव पर बेस होती है हमारी प्रस्तावना। और ध्यान रखेंगे, उस टाइम पर जो प्रस्तावना थी, हम देखेंगे 26 नवंबर को हमने इसको अडॉप्ट करा था, शामिल करा था अपने भारतीय संविधान में। लेकिन आप एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि अगर हम बात करें तो जो इसके अंदर कुछ 3 शब्द हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं बार बार। और ध्यान रखेंगे, प्रस्तावना का एक एक शब्द, इन नोट्स का एक एक शब्द, एक एक लेटर, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि एक एक शब्द से यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपका, चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, आरओ हो, कोई भी आपका एग्जाम दे रहे हैं इस लेवल पर जिसके लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तो वहां पर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आप देख सकते हैं 1976 में कौन कौन से 3 शब्दों को प्रस्तावना में ऐड करा गया, जोड़ा गया। तो वो 3 शब्द थे आपके, पहला मतलब कैसे भी आगे पीछे याद कर सकते हैं अभी तो आप। ठीक है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, यानी कि जो पंथ निरपेक्षता का मतलब मैंने आपको लास्ट में बताया था जब हम फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे थे। धर्मनिरपेक्षता या फिर पंथ निरपेक्षता वाली चीजें, समाजवादी और अखंडता। ठीक है, इन सारी चीजों को, इन 3 शब्दों को जो है जोड़ा गया। अब हम आप ये देखेंगे, यहाँ तो हमने देख लिया, इतनी सारी चीजें देख ली कि इन 3 शब्दों को ऐड करा गया। अब मैं आपको ले जाना चाहूंगा दूसरे पेज पर। वहां हम देखेंगे भारत की जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी प्रस्तावना के बारे में देखेंगे। प्रस्तावना के बारे में देखना यूं जरूरी है क्योंकि ये जो प्रस्तावना आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ से एक एक शब्द से, इवन शब्दों के ऑर्डर से भी, कि कौन सा शब्द किसके आगे लिखा हुआ है,
कौन सा शब्द किसके पीछे लिखा हुआ है। आपने पीवाईक्यूज देखे होंगे या फिर आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे, तो आपको वहां पर पता होगा इजीली एक एक शब्द से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रेम्बल के, इसलिए एक एक शब्द का ऑर्डर भी हमें पता होना चाहिए, तो कौन कौन सा शब्द किसके आगे पीछे रखा हुआ है, किसके आगे पीछे लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस चीज को भी, यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए प्रस्तावना को पहले हम पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना में हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है, हम भारत के लोग, यानी कि किसको संबोधन करा जा रहा है, हम भारत के लोग यानी कि भारत की जनता को। हम भारत के लोग यानी कि भारत की जनता भारत को खुद को ही अपना संबोधन कर रही है यहाँ पर। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को। अब देखिए यहाँ से जहां जहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है और जहां से क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको वो भी चीजें इंडिकेट करूंगा। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज ये यहाँ पर ये देख जाते हैं, सबसे पहले आपको मान लीजिए 4 से 5 चीज जो कीवर्ड है ना, जैसे प्रभुत्व संपन्न हुआ, समाजवादी हुआ, पंथनिरपेक्ष हुआ, लोकतंत्रात्मक गणराज्य हुआ। ये जो चारों पांचों कीवर्ड हैं, इनका क्रम पूछ लेगा आपको स्टेटमेंट में डाल के, या फिर चार ऑप्शंस में इनको आगे पीछे कर देगा और चार ऑप्शन बना देगा। तो आपको ध्यान रखेंगे, जैसे सबसे पहले क्या आएगा, प्रभुत्व संपन्न आएगा, उसके बाद समाजवादी आएगा, उसके बाद पंथनिरपेक्ष आएगा और उसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य आएगा। तो ये जो क्रम है, ये जो ऑर्डर है, ये आपको एज इट इज पता होना चाहिए। जो लाइन में अक्षर सह जो चीजें लिखी हुई हैं, वो सारी चीजें आपको एज इट इज पता होनी चाहिए कि सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न आता है, उसके बाद समाजवादी आता है, उसके बाद पंथनिरपेक्ष आता है और उसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य आता है। तो इन सारी चीजों को आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने देख ली, और उसके समस्त नागरिकों को अब यहाँ से फिर क्वेश्चन बनेंगे एक एक, जैसे मैंने बताया कि प्रस्तावना के एक एक शब्द से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ न्याय की बात करेगी, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात करी गई है। तो ध्यान रखेंगे तीनों प्रकार के न्याय की बात करी गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तीनों प्रकार के न्याय की बात करी गई है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो सामाजिक न्याय यानी कि सामाजिक क्षेत्र में, जैसे समाजवाद की जो अवधारणा होती है वहां से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पर क्या होता है, समाजवाद क्या बोलता है कि भाई पूरे समाज में सबको समान अधिकार होने चाहिए। ठीक है, राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, ये सारी चीजें हमें वहां पर देखने को मिलती हैं। जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जितने हमारे संसाधन हैं, उनका समान बंटवारा होता रहना चाहिए, ये सारी चीजें समाजवाद में मिलती हैं। ठीक है, यानी कि इक्वलिटी के पर ये जोर देता है ज्यादा। उसके बाद हम बात करेंगे पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष क्या कह रहा है, पंथनिरपेक्षता का मैंने आपको मतलब वही बताया, पॉजिटिव और नेगेटिव जो एस्पेक्ट मैंने आपको बताए थे पंथनिरपेक्षता के। सेक्युलरिज्म के जो एस्पेक्ट मैंने आपको बताए थे, यानी कि हमारे यहाँ जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको अपनाया गया है कि भारत में जो गवर्नमेंट है वो किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगी, बल्कि उसके स्थान पर जितने भी सारे हमारे जो धर्म होंगे, सभी धर्मों को हम एक साथ लेके आगे बढ़ेंगे, किसी भी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे और ना ही किसी धर्म को सप्रेस करेंगे। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म था हमारे इंडिया में जो कि अपनाया गया है। और नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म मैंने आपको बताया था, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, वहाँ पर जो पश्चिमी देश हैं, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पर वो अपनाई जाती है। और उसका मतलब ये होता है कि वहाँ गवर्नमेंट का और धर्म का कोई भी संबंध आपस में नहीं होता, वो दोनों अलग अलग रूप से काम कर रहे होते हैं। तो ये हो गया हमारा जो है इसके बारे में बात कर ली, पंथनिरपेक्षता के बारे में। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर हम प्रभुत्व संपन्न के बारे में और बात कर लेते हैं। प्रभुत्व संपन्न क्या है, तो प्रभुत्व संपन्न का सोवरेन का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी डे 1 वाले लेक्चर में ही बताया था। प्रभुत्व संपन्न का अगर हम एक राष्ट्र या फिर एक देश के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि भाई संप्रभुता का मतलब ये होता है, प्रभुत्व संपन्न का सोवरेन का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए हम भारत देश के बारे में बात करें कि हमारा भारत देश प्रभुत्व संपन्न है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए, अपने राष्ट्र हित के लिए जितने भी डिसीजंस लेने, जितनी भी पॉलिसीज बनानी हैं, उनमें हम पूरी तरह पूर्णतः स्वतंत्र हैं, पूर्णतः इंडिपेंडेंट है। हमारे ऊपर किसी का कोई जोर दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, हम किसी के दबे में नहीं है, ये सारी चीजें। ठीक है, यानी कि हम अपने देश के लिए जितने भी अपने देश के इंटरेस्ट में जितनी भी पॉलिसीज बनाएंगे, कोई भी बाहरी इंटरफेयर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, समाजवादी मैंने आपको बताया, पंथनिरपेक्ष मैंने आपको बताया, लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लिंकन साहब का जो स्टेटमेंट है कि जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता द्वारा शासन है, ये सारी चीजें मतलब। ठीक है, यानी कि अगर हम भारत में डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे तो हम जानते हैं जनता का शासन, यानी कि जनता शासन कैसे करेगी अपने आप के ऊपर। तो ऐसा तो है नहीं मैं और सब हम अपने आप के ऊपर शासन करें। तो हम क्या करते हैं, डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए हम इलेक्शन करवाते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, तो हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, हम अपने ही बीच में से कुछ लोगों को चुनते हैं, उनको इलेक्ट करके हम विधायिका में और सरकार में भेजते हैं, और हम उनको ऑथराइज करते हैं कि भाई आप जाके हमारी तरफ से सरकार चलाई। तो वो हमारे प्रतिनिधि हुए जिनको हम चुन के भेजते हैं। तो इसीलिए हम भारत में बोलते हैं कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है और इसे प्रतिनिधि मूलक जो है लोकतंत्र भी बोलते हैं। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब ये हुआ सॉरी
अब हम बात करेंगे गणराज्य के बारे में, ठीक है, यानी कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। अगर गणराज्य के बारे में आपको बताऊं तो इसको आप एक जो राष्ट्र का प्रमुख होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। यानी कि अगर आप बात करें भारत के संदर्भ में या फिर किसी भी राष्ट्र के संदर्भ में, तो जैसे मान लीजिए हमारे भारत देश में जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति जी हैं, तो वो ऐसा तो है नहीं कि वंशानुगत रूप से चुने गए हों कि एक राष्ट्रपति पहले थे, उन्हीं के बेटे बेटी उनको उनको चुन लिया गया, फिर उनके बेटे बेटी उनको चुन लिया गया। ऐसी बात तो है नहीं। तो ये अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इस बारे में, तो यहाँ पर गणतंत्र का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो राष्ट्राध्यक्ष है या फिर शासन का जो अध्यक्ष है वो इलेक्टेड होना चाहिए, वो निर्वाचित होना चाहिए, फिर वह चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। भारत के संदर्भ में अगर हम भारत के राष्ट्रपति को देखेंगे तो अब हमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित देखने को मिलेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत में हमारा गणराज्य की व्यवस्था को अपनाया गया है। वहीं आप जब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, आप देखेंगे कि ब्रिटेन की बात देखेंगे, तो ब्रिटेन में हम देखेंगे कि मतलब ब्रिटेन में अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि गणतंत्रात्मक शासन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां जो राजा होता है वो वंशानुगत रूप से चुना जाता है, ना कि लोगों के इलेक्शन के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से कंपैरेटिव करके आप पढ़ सकते हैं। न्याय के बारे में हमने बात करी, सामाजिक न्याय को देख लिया था। आर्थिक न्याय के बारे में बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, सभी को आर्थिक रूप से जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जितने भी मौके हैं, अवसर हैं, सबको आर्थिक रूप से समान अवसर मिलने चाहिए। ऐसी बात नहीं है, आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, धन का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, रिसोर्सेज का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। आप कुछ जैसे रिपोर्ट्स देखेंगे तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी ऐसी चीजें आती रहती हैं। हमने कुछ दिनों पहले कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखी थी जहां पर ये बताया गया था कि भारत में सिर्फ ज्यादातर वो जो भारत की पूरी संपूर्ण जो पूंजी है, जो पूरा पैसा है, वो सिर्फ कुछ ही परसेंट लोगों के पास सेंट्रलाइज्ड है, जबकि ज्यादातर जो जनता है उसके पास पैसा बहुत कम है। ठीक है, कुछ ही पूंजीपतियों के पास सारा का पैसा भरा हुआ है पूरे देश का। तो इसको बोलते हैं हम धन का संकेंद्रण। ठीक है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक न्याय के बारे में बात करेंगे तो पॉलिटिकल आप जस्टिस के बारे में बात करेंगे तो सभी को उनके राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, जितने भी उनको अपने अपने विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व विकास के लिए फंडामेंटल राइट्स हुए, फंडामेंटल ड्यूटी, जितनी भी सारी चीजें पॉलिटिकल उनके हक हैं, वोट का राइट है, चुनाव लड़ने का अधिकार है। ठीक है, तो वो सारे राजनीतिक जो है न्याय सबके साथ में होना चाहिए। तो ये चीज हमने देख ली। ये पूछता है कि जो न्याय है वो कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का न्याय हमारा प्रस्तावना में बताया गया है। एक इंपॉर्टेंट तो चीज ये हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये पूछी जाती है कि ये जो न्याय की अवधारणा है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, इसको हमने कहाँ से लिया है। तो उस टाइम का यूएसएसआर यानी कि सोवियत रूस था, और आज का जो है सोवियत संघ हुआ करता था उस टाइम पर, आज का जो है हमारा रशिया हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय की जो हमारे वैल्यूज हैं, जो न्याय की बातें करी गई, 3 तरह का जो न्याय है उसको हमने रूस से लिया है। जैसा आप जानते हैं, मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था, एक लिस्ट भी मैंने आपको दिखाई थी कि कौन कौन से देशों से हमने भारतीय संविधान में किन किन चीजों को कहाँ से अडॉप्ट करा है। तो ध्यान रखेंगे प्रस्तावना में ये जो न्याय लिए हमने रूस से लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार ऑलरेडी पूछा जाता है। तो न्याय के बारे में 3 प्रकार का न्याय, और रूस से हमने इसको लिया है। अगला हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बारे में। तो भारतीय संविधान में विचार की स्वतंत्रता दी गई है। आप कुछ भी विचार कर सकते हैं, आप किसी भी अवधारणा है, आपकी कोई भी अवधारणा है उसको मान सकते हैं। ठीक है, आपका विचार प्रस्तुत कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। आपका जो भी विचार है, कोई भी अवधारणा को आप मानिए, कोई भी नहीं मानिए, आपके ऊपर कोई जोर दबाव नहीं है। अगला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि भाई आप जो भी विचार रखते हैं उसको बोलने की भी आपको स्वतंत्रता है। हालांकि हम देखेंगे इन सारी चीजों पर फंडामेंटल राइट्स में कुछ जो लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, है ना। हालांकि वो फंडामेंटल राइट में हम देखेंगे डिटेल से। लेकिन अभिव्यक्ति का मतलब यही होता है, आप जो भी बोलना चाह रहे हैं, आपके अंदर जो भी विचार है, बाहर डिस्प्ले करने का, एक्सप्रेस करने का आपको अधिकार होता है। ठीक है, विश्वास की स्वतंत्रता, यानी कि आप जो भी मानते हैं, आप जो भी चीजों में मानते हैं, उसकी आपको विश्वास की स्वतंत्रता है। आप जो भी विश्वास करो किसी चीज पर, किसी भी कॉन्सेप्ट में आप भरोसा रखो ना, आपका जातीय मामला है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे धर्म की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। इवन ये तो मूल अधिकार भी है हमारे। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हमें जो धर्म की स्वतंत्रता है वो दी गई है। आप किसी भी धर्म को मानिए, आप किसी भी धर्म में पूजा करिए, आप किसी भी धर्म को अपनाइए, बशर्ते बस मामला ये है कि वो धर्मांतरण हो। आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे वो जो धर्मांतरण वगैरह होंगे वो सारी चीजें लालच के लिए और प्रेशराइज रूप से नहीं होंगे। आप पर्सनली किसी को भी चूज करते हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ये आप अपना पर्सनल मामला है। ठीक है, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, और उपासना की यानी कि आप जो भी धर्म को मानते हैं उसी के अकॉर्डिंगली आपके जो देवी देवता, ठीक है, अल्लाह हुए, आपके कोई भी गुरु हुए, ठीक है, आपके गॉड हुए, जो भी आपको मानना है आप उनकी उपासना कर सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता दी गई है। तो ध्यान रखना है, ये स्वतंत्रता ये पूछ लेता है कि क्रमशः पूछ लेगा कि कितने प्रकार के न्याय, तो 3 प्रकार का न्याय। इसी प्रकार से जब हम स्वतंत्रता की बात करेंगे तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी जाती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमने न्याय देख लिया, स्वतंत्रता देख लिया, अब बात आती है समता की, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता की बात करेगी। तो समता कितनी प्रकार की समता, तो प्रतिष्ठा की और अवसर की समता की बात करी जाती है भारतीय संविधान में। ठीक है, यानी कि जो सभी लोगों को एक जो स्टेटस है वो सब लोगों को एक इक्वल स्टेटस होना चाहिए, और अवसर भी सब लोगों को, समाज में जो भी लोग रह रहे हैं उनको सभी को समान अवसर समान रूप से मिलते रहने चाहिए। तो ये
वाली बात करी हमने यहाँ तक समता, तो हमने देखा न्याय 3 प्रकार का बोला गया, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। अब हम जब समता के बारे में बात करेंगे तो प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्रकार की समता की बात करी गई, और यही चीज आगे बोली गई कि इन सबको प्राप्त करने के लिए उन सभी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने की और बंधुता बढ़ाने के लिए हम हमारी जो प्रस्तावना है उसको 26 नवंबर को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये सारी चीज प्रस्तावना में बोली गई। तो ध्यान रखेंगे ये जो तीनों कंपोनेंट है, हमने ये भी देखा ना कौन सी चीज को हम कहाँ से अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमने न्याय को तो देख लिया, रशिया से अडॉप्ट कर लिया। हम ये भी देखेंगे कि जो समता वाली चीजें, जो इक्वलिटी हमने ली है, प्रतिष्ठा की, अवसर की, समता, एकता, अखंडता, बंधुता के, इनको हमने कहां से लिया? इनको हमने फ्रांस से अडॉप्ट करा है। आपको एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस देखेंगे, आप घटना चक्र वगैरह भी ओपन करेंगे या फिर पीवाईक्यूज वगैरह देखेंगे या फिर स्टेटमेंट में भी देख लेंगे यूपीएससी लेवल पर, तो आपको तो ये बार बार देखने को मिल जाएगा कि जो एकता, अखंडता और बंधुता के जो हमारे मूल्य हैं उनको हमने कहां से लिया है, कौन से देश से अडॉप्ट करा है। तो फ्रांस आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि एक एक जो शब्द है, एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आपको वो ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए वापस से हम मूव करेंगे अपने जो है अपने मेन पेज पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए जूम कर लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम देख चुके हैं यहाँ पर कि जो शब्दों का जो मैंने आपको क्रम बता ही दिया था, आपको ध्यान रखना है शब्दों का क्रम। आपको ये याद रखना है कि पहले सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न आएगा, उसके बाद समाजवादी आएगा, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, और उसके बाद हम देखेंगे सबसे लास्ट में लोकतांत्रिक गणराज्य के बारे में। ठीक है, तो ये क्रम आपको एज इट इज शब्द सह याद रखना है, अक्षर सह याद रखना है, बिकॉज ये जो क्रम आता है तो इनको एक दूसरे को आगे पीछे कर देता है और तब आपको ये एग्जैक्टली मिलाने होते हैं अपने आंसर में। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में और तमाम स्टेट पीसीएस में पूछा जा चुका है, आगे भी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये एक अच्छे जो है लेवल का क्वेश्चन बना माना जाता है। अगला बात कर रहे हैं कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक है ना कि साम्यवादी समाज। तो हम बात करेंगे अगर भारतीय समाजवाद की, जो जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है ना कि साम्यवाद। साम्यवाद में क्या चीजें होती हैं? साम्यवाद में बेसिकली हम देखेंगे तो ये यहाँ पर नॉन स्टेट की अवधारणा होती है, यानी कि राज्य विहीन समाज होगा उसकी अवधारणा करी जाती है वहां पर। तो ध्यान रखेंगे हमारा जो भारत का जो समाजवाद है वो मार्क्सवाद और गांधीवाद इन दोनों का मिक्सचर है, यानी दोनों का मिक्सअप पाया जाता है। कभी आपको एग्जाम में पूछ ले तो आप इसको जो है रिकॉल कर सकते हैं, वहां पर आप इन चीजों को कोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम अगर बात करें तो आगे यहाँ पर देख सकेंगे, हाँ मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान में जो भारतीय हमारे यहाँ पर भारतीय शासन प्रणाली में हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया। अप्रत्यक्ष कैसे था? मैंने आपको बताया था हम अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उनको इलेक्ट करके भेजते हैं और वो शासन करते हैं हमारे लेवल पर, यानी कि हमको रिप्रेजेंट करते हैं और वो पूरे देश पर हमारे पर शासन करते हैं। तो ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा था। अब अगर अप्रत्यक्ष देख लिया तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का भी हम देखते हैं। तो देखो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को इंश्योर करने के लिए कुछ हम टूल्स देखेंगे, और अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो आपको एग्जाम्पल मिलेगा, स्विट्जरलैंड नाम का कंट्री है, वहां पर हमें जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। इसके आपको अगर टूल्स देखने को मिले तो यहाँ पर होता है जैसे रेफरेंडम की हम बात करें तो जनमत, यानी कि कोई भी ऐसा मुद्दा हुआ तो वो क्या करेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या हुआ वो जो है आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, वो लोग जनमत करा लेंगे भाई कितने लोग इसके पक्ष में कितने लोग इसके विपक्ष में। ठीक है, रिकॉल, इनिशिएट और पब्लिसाइज, ये ठीक है। रिकॉल का मतलब ये होता है कोई भी, अगर हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पर क्या है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में या फिर भारत में, कि अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, हम लोग इलेक्शन कर रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, लोगों को चुन के भेज रहे हैं। तो चुनाव आ रहे हैं तो आपने देखा होगा सभी नेता और पूर्व मंत्री आके आपके पैरों में पड़ रहे हैं कि भाई हमें वोट दीजिए। ठीक है, और अगले 5 सालों के लिए वो गोली हो जाएंगे जब तक कि नेक्स्ट लोकसभा चुनाव नहीं आएंगे, या फिर जो भी हमारा मतलब रेफरेंशियल जो भी इलेक्शन होते हैं उनके संबंध में हम देखते हैं। ठीक है, 5 साल के लिए वो गोली हो जाते हैं, दिखते भी नहीं है कहाँ चले गए। ठीक है, तो इस टाइम पर वो आते हैं, अब उनको क्या 5 साल के लिए वो सिक्योर हो गए कि अब तो हम चुन गए, अब तो हमें हटाने वाला नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती तो वहां पर ऐसा नहीं होता, और उनको रिकॉल के द्वारा वापस बुलाया जाना कि आप काम नहीं कर रहे वापस आइए। ठीक है, ये नहीं इंडिया की तरह कि अगर हम मान लिया 5 साल के लिए इलेक्शन हो गया, इलेक्ट हो गए आप, तो अब आप गायब हो जाइए। स्विट्जरलैंड में ये सीन है रिकॉल के द्वारा कि अगर आप सही से काम नहीं कर रहे हैं, जनता आपको पसंद नहीं कर रही है, तो रिकॉल के द्वारा वो आपको वापस नीचे जमीन पर पटक सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा जो टूल है वहां पर ये दिखाई देता है। और भारत में प्रतिनिधि संसदीय डेमोक्रेसी मैंने आपको बताई है, यानी कि इसका मतलब वही है कि हम अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उनको इलेक्ट करके उनको चुन के हम उनको सदन में भेजते हैं और वो हमारे बिहाफ पर वहां पर जाके शासन कर रहे होते हैं। इसको बोलते हैं हम प्रतिनिधि संसदीय व्यवस्था। ठीक है, चलिए गणतंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था, गणतंत्र के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि जो राजनीतिक संप्रदाय है वो जनता के अधीन होती है और विशेषाधिकार प्राप्त जो वर्ग है वो अनुपस्थित होता है। इसका सिंपल सा मतलब यही होता है। ये देखो इससे यहाँ से अगर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनाने को आ जाए तो क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन में आपको हेडिंग में पूछ लेगा गणतंत्र का मतलब क्या है, अब दोनों स्टेटमेंट आपको नीचे डाल देगा कि राजनीतिक संप्रदाय जनता के अधीन होती है गणतंत्र के अंतर्गत, और यहाँ पर किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति नहीं होती है। पूछ लेगा आपको कितने सही है, 1 2, या फिर युग्म में पूछ लेगा कितने युग्म सही है, ऐसे करके पूछ लेगा। ठीक है, तो विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति का मतलब यही है, मैंने आपको बताया कि कोई राजा का बेटा राजा नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं है युवराज हैं अभी छोटे से और बड़े हुए तो वो राजा बन के, नहीं, किसी भी विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति होगी हमारे गणतंत्र में। ठीक है,
अगला मैंने देखा था, आपको प्रस्तावना में बताया था सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के जो तत्व हैं रूसी क्रांति से हमने इनको रूस से ग्रहण करा था, मैंने आपको बताया था। और स्वतंत्रता समता बंधुत्व के आदर्श हैं फ्रांस की क्रांति से हमने इनको लिया था। ठीक है, अब हम अनुपाती न्याय के बारे में बात करेंगे। तो अनुपाती न्याय यानी कि सामाजिक आर्थिक और जो ये जो आर्थिक न्याय है इसको बोलते हैं हम अनुपाती न्याय। वहां पर हमने तीनों प्रकार के जो न्याय है उनके बारे में बात करा था। मैं आपको ये भी बताया था कि रूस से हमने इनको न्याय को लिया है। तीनों प्रकार के न्याय की बात करते हैं, और प्रकार भी बताए थे कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। लेकिन जब सिर्फ अनुपाती न्याय की बात पूछी जाएगी तो सामाजिक और जो आर्थिक न्याय इन दोनों को मिक्सअप करके हम अनुपाती न्याय बोलते हैं। अब मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि भाई जितने भी हमारे जो भी आप पॉलिटी में टॉपिक पढ़ेंगे, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी स्टेटमेंट मिल जाता है तो उस स्टेटमेंट को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब स्टेटमेंट को आप ध्यान रखेंगे, और स्टेटमेंट में आप ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज किसके द्वारा और किसके कॉन्टेक्स्ट में किस चीज के लिए बोली गई है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टेटमेंट को हम सबसे लास्ट में देखेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज अभी हमारी बची हुई है, वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशंस रिगार्डिंग टू प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, प्रस्तावना के बारे में हम बात करेंगे तो स्टार्टिंग से हमारा एक मतभेद, एक विवाद हम बोल सकते हैं, ये चला आ रहा था जुडिशरी में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर सर्वोच्च न्यायालय में। स्टार्टिंग में क्या होता है, एक पीआईएल के द्वारा या फिर एक केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में। अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में केस पहुंचा और इनको बोला गया कि भाई क्या हमारी प्रस्तावना संविधान का भाग है या फिर नहीं है, ये चीज हम बोल सकते हैं। अब ये चीज आई क्यों चर्चा में, तो ये चीज इसलिए आई कि क्योंकि संविधान में हमारी जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में अमेंडमेंट या फिर संशोधन करने की जरूरत आन पड़ी थी, या फिर वो संशोधन करना चाहते थे। तो अब ये डिबेट स्टार्ट हो गई कि भाई अगर हमें इसमें संशोधन करना है तो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और संशोधन जब भी हो पाएगा जब ये डिसाइड हो कि हमारी जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, ये संविधान का भाग है कि नहीं। अब हम इसको क्रोनोलॉजिकल रूप से एक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट होते हैं उसके रूप में पढ़ेंगे, और एक बहुत ही बेहतर अंडरस्टैंडिंग के रूप में हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं डायरेक्टली। पहली बार तो ये सिंपल सा आपका ये केस का नाम है, बेरूबारी केस का नाम है, 1960 में आता है। आप इसका ईयर भी याद कर लेंगे और आप इसका नाम भी याद कर लेंगे। बेरूबारी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया प्रस्तावना के कॉन्टेक्स्ट में कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये संविधान का मूल भाग नहीं है। ध्यान रखेंगे, मना कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का मूल भाग नहीं है। अब आप ध्यान रखेंगे, अगर जब वो चीज संविधान का भाग है ही नहीं तो अब आप उसमें संशोधन कैसे करेंगे, आप उसमें अमेंडमेंट कैसे करेंगे, जो कि भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 368 है उसके तहत जो प्रक्रिया दी गई है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो जब उन्होंने मना कर दिया बेरूबारी केस में 1960 में कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो उन्होंने बोला कि भाई अगर ये संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। 1960 की बात होती है। लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट को आप ये देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति प्राप्त है भारतीय संविधान के तहत ही कि वो अपने ही फैसलों को या फिर किसी अन्य जो लोअर जुडिशरी है उसके फैसलों के साथ साथ वो अपने ही फैसलों को बदल भी सकती है, उनको चेंज भी कर सकती है। यही काम हुआ। आप जानते हैं कि एक माइलस्टोन केस आता है भारतीय जुडिशरी या फिर भारतीय संविधान के इतिहास में, केशवानंद भारती केस, आपने सुना होगा। तो बीरूबारी केस आता है 1960 में, और केशवानंद भारती केस आता है 1973 वाले टाइम पे, 1973 में। बेसिकली केरल का एक मठ होता है, वहाँ के स्वामी हो या फिर वहाँ के मालिक मुखिया होते हैं केशवानंद जी, और उनके द्वारा उनकी बेसिकली कुछ लैंड का एक्विजिशन यानी उनको भूमि का अधिग्रहण करना था गवर्नमेंट को, तो उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केसेस में अपनी कुछ अवधारणा दी गई थी। ये वही केस है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो केशवानंद भारती केस है जहाँ पर संविधान की मूलभूत यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करी गई थी। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेरूवारी वाले केस को, जो कि 1960 में दिया गया था, उसको पलटा और उसको खुद ही बोले कि नहीं भाई, हमने जो वहां पर जो चीज बोली थी ना, हम उसको उलटते हैं, हम उसको खारिज करते हैं, और अब हम मानते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान का ही मूलभूत भाग है। और अगर ये भारतीय संविधान का भाग है तो ध्यान रखेंगे, ये भारतीय संविधान का भाग है तो सिंपल सी बात है, इसमें जो संविधान का ये अगर संविधान का भाग हो जाती है तो इसमें हम कर सकते हैं आर्टिकल 368 के थ्रू। लेकिन यहाँ पर एक परंतु जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे, लेकिन आप इसकी जो मूलभूत या फिर इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंज नहीं कर सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या था जो कि केशवानंद भारती केस में आता है, तो बेसिक स्ट्रक्चर हमारे भारतीय संविधान का वो हिस्सा होते हैं जो कि मूल हैं, यानी कि उनको किसी भी सूरत में इवन 368 की प्रक्रिया के तहत संविधान संशोधन के द्वारा भी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल बात करेंगे तो भारत में विधि का शासन चलता है, सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान की सर्वोच्चता है, आप ऐसी सारी चीजों को चूज नहीं करते। हालांकि ये संविधान में डिफाइन नहीं है, बट समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ लिस्ट जारी करी गई और ये बताया गया कि ये जो हिस्से हैं ये मूल संविधान के जो है मूल जो विशेषता है जो हमारी जिनके बारे में बात करें बेसिक स्ट्रक्चर है इसका हिस्सा होंगे।
तो जो प्रस्तावना है उसके बारे में भी ये बोला गया, आप इसमें अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो मूल विशेषताएं, जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसी के बाद ये चीज 73 में बोली गई केशवानंद भारती केस में। उसके बाद LIC केस आता है 1995 में, उसमें भी गवर्नमेंट ने अगेन इसी चीज को रिपीट करा कि संविधान का आंतरिक हिस्सा है हमारी जो भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना है। ठीक है, और बाद में यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, ना ही उसकी शक्ति पर कोई प्रतिबंध लगाने वाला। ठीक है, और एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको प्रस्तावना के बारे में ये जाननी है, हमें स्टार्टिंग में देख लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, कभी भी आ जाए, पॉइंट पॉइंट तो पॉइंट होता है। ये गैर न्यायिक है, न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। गैर न्यायिक का मतलब क्या होता है? गैर न्याय के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो गैर न्याय का सिंपल सा यानी नॉन इन्फोर्सेबल होता है। नॉन इन्फोर्सेबल में क्या होता है कि यानी कि जो भी सारी चीजें, जितने भी तत्व हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं, उन सारे तत्वों को लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते। आप सरकार को ये नहीं बोल सकते कि भाई ये चीज प्रस्तावना में लिखी गई है और ये हमारा अधिकार है, आप इसको हमें दीजिए। यानी कि इसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती न्यायालय में। वहीं आप इसका कंपेयर करेंगे तो मूल अधिकारों का अगर आपका हनन होता है तो वो वाद योग्य है, यानी कि वो इन्फोर्सेबल है। अगर उनके हनन की स्थिति में आप कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं कि भाई हमारे ये मूल अधिकारों का हनन हुआ है, आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपको संविधान का संरक्षक नियुक्त करा गया है संविधान के द्वारा, तो आप हमारे मूल अधिकारों को लागू कराइए। क्योंकि वो वाद योग्य हैं, इसलिए वो कोर्ट में जा सकते हैं। ये जो नॉन इन्फोर्सेबल है, इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो अब बस हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो बचे हुए हैं। स्टेटमेंट को आप देख लेंगे कि स्टेटमेंट में देखेंगे सबसे पहले अम्बेडकर साहब के द्वारा बोला गया प्रस्तावना के बारे में कि बेसिकली जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का तब तक कोई स्थान नहीं होता जब तक कि उसके मूल में सोशल डेमोक्रेसी ना हो। यानी कि सामाजिक जो लोकतंत्र है उस पर उन्होंने जोर दिया। क्यों जोर दिया? क्योंकि वो इस प्रताड़ना के जो है एकदम कह सकते हैं ना, जैसे एकदम साक्षी बने रहे थे। क्योंकि उस टाइम पे भी देखेंगे, इवन आज भी कई जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा, हम देखेंगे सामाजिक स्तर पर जो असमानता है, अस्पष्टता है, वो सारी चीजें। तो अम्बेडकर साहब के द्वारा ये बात बोली है कि भाई ये नहीं है आप बड़ी बड़ी बातें बोल बच्चन करते रहें कि हम आपको मूल अधिकार देंगे, ये राइट देंगे, वो राइट देंगे। इन सारी चीजों का जब तक कोई मतलब नहीं, जब तक कि सोशल स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर या फिर एकदम जमीनी स्तर पर आप लोगों की जो सामाजिक ताना बाना है, आप उसको एकदम इक्वल ना कर सकें। तो अम्बेडकर साहब का ये कोट या फिर स्टेटमेंट बार बार आता है एग्जाम में, आपको ये याद रखना है। इसी प्रकार से एन ए पालिकी वाला, अब देखो ये जितने स्टेटमेंट है ना, यहाँ स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है। अब आप यहाँ तो इनको समझ तो लेंगे, लेकिन एग्जाम टाइम पे आपको क्या होगा, आप एक दूसरे में इनको ओवरलैप कर देंगे, कौन सा स्टेटमेंट प्रस्तावना के बारे में किस व्यक्ति ने बोला था। तो मैं आपको यहाँ पर ऐसे कुछ इमेजिनरी ट्रिक्स भी बताऊंगा जिनके द्वारा आप इनको कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो मैं अपनी सारी क्लासेस में इन्हीं चीजों को, तो एन ए पालिकीवाला के द्वारा ये बोला गया कि हमारी जो प्रस्तावना है ये संविधान का परिचय पत्र है। यानी कि एकदम पूरा सब कुछ इंट्रोडक्शन है, सब कुछ बता दी थी। आप इसको पढ़ लेंगे तो आप पूरे संविधान के बारे में जान जाएंगे कि आगे क्या क्या हमारे इसमें लिखा हुआ है। अब पालकीवाला के द्वारा बोला गया संविधान का परिचय पत्र, आपको एग्जाम यही मिलेगा कि प्रस्तावना के बारे में किसके द्वारा ये बोला गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसका परिचय पत्र है ना। नीचे चार आदमियों के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, अब आपको ढूंढना है, तो हो सकता है आप वहां पर कंफ्यूज हो जाए। तो इसको याद करने के लिए आपको ध्यान में रखना है, एक कोई बड़ा व्यक्ति है, राजा महाराजा टाइप का व्यक्ति है, पालकी में बैठ के आ रहा है और नीचे उतरते ही जो लोग उसके स्वागत में खड़े हैं उन सबसे परिचय कर रहा है, उन सबसे इंट्रोडक्शन कर रहा है, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, ऐसे करके। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इमेजिनरी एक अपने दिमाग में एक इमेजिनरी फिल्म बनानी है आपको कि एक पालकी में बैठ के एक व्यक्ति आ रहा है, पालकी से उतरते ही सब लोगों से वो परिचय करता है। सीधी सी बात है, गाड़ी से कोई व्यक्ति भी आज के टाइम पे भी देखेंगे उतरता है तो कहीं मीटिंग वगैरह में जाता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही करेगा ना। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि पालकी वाला के द्वारा संविधान का परिचय पत्र, यानी उतरते ही परिचय दे रहा है। अब आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। अगला आप बात करेंगे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी। ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी के द्वारा बोला गया, अल्लादी, अल्लादी यानी बहुत लंबा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, तो इसका मतलब ये है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, यानी कि अपने आप में ये इतना बड़ा नाम है। कृष्ण स्वामी अय्यर, अय्यर तो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखेंगे आप, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर यानी कि बहुत बड़ा नाम है और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो ध्यान रखेंगे इनके बारे में। इन्होंने यही बोला प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, यानी कि दीर्घकालिक सपनों, यानी कि एग्जैक्टली हम फ्यूचर में अपने देश से चाहते क्या है, हम अपने संविधान से चाहते क्या है, हम क्या एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, यानी कि हमारे लंबे टाइम के सपनों का विचार दिया गया है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो आप इसको याद कैसे करना है, नाम लंबा है तो दीर्घकालिक का मतलब होता है यानी कि लंबे टाइम के हमारे सपने, ऐसे कनेक्ट करके आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला है के मुंशी जी के द्वारा बोला गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्यफल है। सिंपल सा ध्यान रखना है आपको, भविष्यफल या फिर कुंडली भी कई बार इसको बोल देते हैं, आपको एग्जाम स्टेटमेंट में कुंडली भी मिल जाएगा
कि हमारा जो संविधान की कुंडली भी इसको बोलते हैं, ये जो के एम मुंशी साहब। तो ये तो बहुत सिंपल है आपको याद करने के लिए, आप ऐसे याद रखेंगे, एक गोल चश्मा, मोटे लेंस वाला चश्मा लगा के एक वृद्ध व्यक्ति और धोती कुर्ता पहने हुए, हाथ में कुछ पोथी पत्रा लेके हुए, कुंडली देखते हुए बैठे हैं, तो मुंशी जी बोलते हैं ना, जैसे आप कहीं भी देखेंगे किसी व्यापार बिजनेसेस वगैरह में, वहां पर जो हिसाब किताब करने वाले वृद्ध से व्यक्ति बैठे रहेंगे, वो जो मुंशी जी हम जिनको बोलते हैं। तो मुंशी जी का काम क्या होता है? कुंडली करना, लिखा पढ़ी करना, यही सारी चीजें रहती हैं। तो आप ऐसे करके इनको ध्यान रख सकते हैं कि मुंशी साहब ने ये बोला कि संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है, इनका भविष्य पल है हमारी जो कि संविधान है। ठीक है। पीटी ठाकुरदास का मतलब यानी कि पंडित ठाकुरदास जी ने संविधान की प्रस्तावना के बारे में बोला कि ये संविधान की आत्मा है। ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? संविधान की आत्मा मतलब मूल स्पिरिट है संविधान की। तो आत्मा का मतलब परमात्मा। ठीक है। आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी कि ठाकुर जी को हम परमात्मा, यानी कि जो परमात्मा है उनको हम ठाकुर जी भी बोलते हैं, कि भगवान जी ठाकुर जी ऐसे करके बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अर्नेस्ट बर्कर ने बोला संविधान की प्रस्तावना के बारे में कि संविधान का कुंजी नोट है। इसको आप थोड़ा डायरेक्टली ही याद कर लेंगे कि यानी कि की है, पूरे संविधान का कुंजी नोट है, यानी कि आपको किसी भी चीज को खोलना है तो उसकी चाबी की आपको जरूरत रहती है। तो आप प्रस्तावना को खोल लेंगे, यानी कि प्रस्तावना को आप डिकोड कर लेंगे, प्रस्तावना को आप समझ जाएंगे, तो पूरे भारतीय संविधान को भी आप समझ चुके होंगे। ठीक है। अगला आप देखेंगे लास्ट में जो स्टेटमेंट बचा हुआ है एम हिदायतुल्लाह, इनके द्वारा क्या बोला गया है? तो एम हिदायतुल्लाह ने बोला भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कि प्रस्तावना यूएस की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। यानी कि इन्होंने इंपॉर्टेंस दिया था ना, कि अपने आप में जो यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत फेमस भी थी, और अपने आप में इतने बड़े देश जो कि आज के टाइम पे सुपर पावर बन के बैठा हुआ है, तो उसकी स्वतंत्रता की घोषणा डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप में। तो उससे कंपेयर करा कि इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना कि यूएसए की जो स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, ये चीज बोली गई। तो ये हुआ हमारा कंप्लीटली प्रियम्बल। अब अगर आप देखेंगे लक्ष्मीकांत खोलेंगे, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए मेरे कहने पे, कि आप लक्ष्मीकांत खोल लीजिए और मुझे बता दीजिए कि हाँ ये पॉइंट था, आपने कवर नहीं करा, ये पॉइंट रह गया। एक एक शब्द, एक एक पॉइंट आपका लक्ष्मीकांत से, और ट्रस्ट में आप इनको पढ़ लो, उसके बाद लक्ष्मीकांत जाके पढ़ लेना, आपको जरूरत लगेगी नहीं, आप कहेंगे कि टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी, शॉर्ट नोट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ट्रस्ट में होता क्या है, देखिए कई बार क्या है ना, फ्री चीजों की हम वैल्यू नहीं कर पाते। तो हो सकता है ये चीजें अभी आपको फ्री मिली हुई, पर क्या पता कुछ दिन बाद ये सारी चीजें आपको कहीं या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म पर आप ऐसे ही शॉर्ट नोट्स, और हाँ मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी जगह पर ये सीरीज चली भी हुई है। इवन जो कुछ लोग हैं वो पीडीएफ, पेड पीडीएफ बेच रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो भाई अगर आपको ये चीजें फ्री में मिली हुई हैं, तो सीधी सी बात है, आप थोड़ा सा इनकी वैल्यू करिए करिए और थोड़ा सा मतलब यहाँ पर अपना जो भागीदारी है, आपका जो पार्टिसिपेशन है इस फैमिली को आगे बढ़ाने में, वो भी आप अदा करिए। आपका जो काम है, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, तो आप भी कुछ इसके पक्ष में जो है आगे बढ़िए। ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए हमें। तो बाकी हाँ, आपको अगर चीजें समझ में आती हैं, जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ नहीं आ रहा है, या फिर कोई इश्यू है आपका, तो आप कमेंट में जाके ड्रॉप कर सकते हैं आपका इश्यू। मैं खुद देखता हूँ सारी कमेंट और आपका वहाँ पर रिप्लाई भी करता हूँ। स्टिल फर्दर आपका कोई अगर इश्यू है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल है हमारा, बस जो नाम है चैनल का, नाम है चैनल का एग्जैक्टली उसी के पीछे आपको @gmail.com लगा देना है, यानी कि GS Humor HUMOUR @gmail.com। आप डायरेक्टली जाके वहां पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। आपका कोई भी इश्यू है तो आप हम वहां पर जो है इसको एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह आपसे हम सारी जितनी भी हमारा लक्ष्मीकांत में जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, सारी चीजों को हम वहां पर कवर कर रहे होंगे। आज के चैप्टर के लिए डेली एक चैप्टर हम कवर कर रहे हैं, और होपफुली हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी आपसे अगले चैप्टर में मुलाकात होगी। आप रिविजन भी करिए, इसके बाद हम इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। सारे सब्जेक्ट्स का आपको जो शॉर्ट नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है। तो रिवीजन भी करिए, प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट मिल ही रहे हैं, सारी चीजों को देखेंगे। बाकी आगे जो स्टेट वगैरह के टेस्ट हैं यूपीएससी के बाद हम उनको भी फ्रिक्वेंटली देख लेंगे, क्योंकि अभी जो स्टेट पीसीएस है वो ऑलमोस्ट ऐसा समझने में आ रहा है कि अक्टूबर नवंबर में पहुंच रहा है यूपी पीसीएस का एग्जाम। तो वहां पर उसके लंबा अभी काफी टाइम है, तो हम टेस्ट वेस्ट को आराम से करेंगे। आरओ का भी लेट पहुंच रहा है, तो सारी चीजों को वहां पर हम देखेंगे। सारी चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं। ठीक है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।